स्वागत है आपका विनोद शर्मा जी परख के मंच पर। आज राहुल गांधी जिस समय संसद में बोल रहे थे, उस वक्त सारे देश में गुरु पूर्णिमा का संयोग चल रहा था। छात्र अपने गुरुओं के सामने श्रद्धावनत थे। गुरु पूर्णिमा की एक दूसरे को बधाइयां दी जा रही थी। लेकिन राहुल गांधी संसद में ये बता रहे थे कि एक स्टूडेंट से, एक छात्र से उनकी क्या चर्चा हुई, और उस चर्चा को बताने की शैली में राहुल गांधी ने जिस तरह से भाषण दिया, वो मुझे लगता है उसका श्रेय राहुल गांधी को दिया जाना चाहिए। वो कोई ऐसे सिक्का बंद अटल बिहारी वाजपेयी या जॉर्ज फर्नांडिस या मधुलिमय जैसे विख्यात वक्ता नहीं है, लेकिन जिस तरह से वो उन्होंने अपनी बात बोली, जो वो प्रभाव डालना चाहते थे, पूरी बीजेपी के ऊपर वही प्रभाव पड़ा। और ओम बिरला की समझ में नहीं आ रहा था कि वो राहुल गांधी को वो बात कहने से कैसे रोके। राहुल गांधी ने कहा कि भाई, एक स्टूडेंट होता है और एक इडियट होता है। स्टूडेंट वो होता है इसका दिमाग खुला हुआ होता है। इडियट जो होता है वो कहता है अपने आप को भगवान मानता सारी बुद्धि उसी के अंदर से उपजती है। जैसे ही उन्होंने ये कहा, तमाम बीजेपी वाले शोर करने लगे। राहुल गांधी का, मैं तो आपके बारे में बोल ही नहीं रहा, मैं तो आपका नाम ही नहीं ले रहा। यहां तक कि मैंने उनके चेहरे की तरफ देखा, ओम बिरला के चेहरे की तरफ, वो भी नहीं समझ पा रहे थे कि ये चक्कर क्या हो रहा है, मतलब वो किस तरह से है। फिर उन्होंने अंधभक्त की कैटेगरी भी स्थापित की। और बाद में जब उन्होंने गृहमंत्री के ऊपर यह आरोप लगाया कि उन्होंने छात्रों को गोली मारने का आदेश दिया, छात्रों के ऊपर गोली चलाने का और उनका क्रूर दमन करने का आदेश दिया, तो तब भी दरअसल ठीक से समझ में नहीं आया उन लोगों के कि हम इस पूरे मसले को राहुल गांधी से कैसे निपटें। राहुल गांधी ने बाद में संसद के बाहर आके कहा कि मुझे बोलने नहीं दिया गया, लेकिन अगर अमित शाह ने छात्रों पर गोली चलाने का आदेश नहीं दिया है और उनकी मर्जी के बिना गोली चली है, तो वो एक अक्षम गृह मंत्री हैं, और अगर उन्होंने आदेश दिया है तो वो इस मामले में दोषी हैं। अब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे और अपनी बात पूरी कहेंगे, लेकिन उससे पहले एक चर्चा करना आपके साथ जरूरी था। विनोद जी। अबे जी, बात यह है कि एक तो मैं पहले कहता चलो कि मैं जो ये डिबेट देखी, मेरा मन बड़ा मायूस हुआ। देखिए, जिस तरह से पार्लियामेंट हमारे देश में चल रही है, इतना अहम मुद्दा, और जिसपे रात के अंधेरे में एक पढ़े लिखे व्यक्ति शशि थरूर को रात के अंधेरे में खड़ा होकर उसको बोलना पड़ रहा है, और उस वक्त सदन में भी ज्यादा लोग नहीं है, और उसने आज ट्वीट किया कि मैं जब बोला तो सदन में ज्यादा लोग नहीं थे, और फिर मैंने बाहर आके अपनी बात कही। और प्रेमचंद्रन जब बोल रहे थे तो एक जो चेयर में उस वक्त विराजमान थे बीजेपी के सांसद, यूपी से आते हैं, एक दिन के मुख्यमंत्री भी रहे यूपी के, वो बार बार उसको कह रहे थे 3 मिनट थे तुम्हारे, 3 मिनट है तुम्हारे। अरे व्हाट इज दिस यार? पार्लियामेंट इज डिस्कसिंग द फ्यूचर ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया, द यंग पीपल ऑफ इंडिया, और एक अच्छे सांसद जिसका नाम प्रेमचंद्रन है, छोटी पार्टी से आता है, लेकिन आप उसको 3 मिनट दोगे? यहां आपकी स्पीकर की डिस्क्रिप्शन कहां गई, चेयर की डिस्क्रिप्शन कहां गई? उसी तरह से जब राहुल गांधी ने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया, उसने भूमिका बधाई, उसने ये कहा कि मेरी एक शिक्षा छात्रों की गूंज कार्यक्रम में कुछ बच्चों से मेरी बातचीत हुई, और एक बच्ची से मैंने पूछा कि छात्र क्या होता है, तो वो कहती है कि छात्र जो है, ही इज अ ट्रूथ सीकर, जिज्ञासा होती है उसमें, सीखने की लालसा होती है उसमें, खिड़की दिमाग की खुली होती है उसकी, और वो जहां से उसको जो ज्ञान मिलता है वो हासिल करने की कोशिश करता है। दूसरी कैटेगरी होती है जो समझती है कि आई एम द रिपोजिटरी ऑफ ऑल विजडम, समस्त ज्ञान है मेरे पास और मैं भगवान से लिखा हूं। और तीसरी कैटेगरी होती है जो इडियट्स की कैटेगरी होती है, वो सोचते हैं, अंधभक्त होते हैं, वो सोचते हैं यही भगवान है, जो दूसरी कैटेगरी वाला है। अब उसने नाम किसी का नहीं लिया। ये भी बात सच है कि पार्लियामेंट के नियम अनुसार इडियट इज एन अनपार्लियामेंट्री वर्ड। अब देखिए अभय जी, इडियट इज एन अनपार्लियामेंट्री वर्ड, अय्याश इज नॉट है। तो आप निशिकांत दुबे पहले प्रधानमंत्री को अय्याश बोल देंगे, उस वक्त कोई टिप्पणी नहीं करेगा, कोई नहीं रोकेगा उनको।
लेकिन idiot, and I felt like an idiot myself watching the debate, you know. जी मुझे लगा था कि मैं मूर्ख हूं और मेरे शरीर के अनेकों दुनिया में हमारे देश में लोग होंगे who would have felt very idiotic कि ये डिबेट क्या है। लेकिन मान लिया कि अभी इडियट के शब्द का इस्तेमाल नहीं हो सकता, लेकिन ये रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट समझो भाई। वो अपनी बात उसकी जो किसी छात्रा से हुई है, सदन के बाहर हुई है, और उसको रिकॉल कर रहा है और उसमें जो शब्द इस्तेमाल हुआ है ईमानदारी से रिप्रोड्यूस कर रहा है। आप कह रहे हैं पार्लियामेंट्री है, और उसने खड़ा होकर कहा भी राहुल ने कि मैंने किसी फेलो मेंबर को इडियोटिक नहीं बोला, इडियट नहीं बोला, लेकिन उसके बाद भी उस विधन डालते रहे। विनोद जी, राहुल गांधी एक क्षण रुकिएगा, एक क्षण केवल, एक क्षण जी, शुरू कीजिए। हाँ, तो वो कह रहा मैं किसी को इडियट नहीं बोल रहा हूँ भाई, जो मेरी बातचीत हुई वो बता रहा हूँ आपको। लेकिन इन्होंने ठान रखा था जैसे फुटबॉल में अगर फ्रांस का एम्बापे हो, दूसरी टीम उसको मार्क करती है कि इसको मूव मत करने दो, या मेसी होता है अर्जेंटीना वाला, उसको मूव मत करने दो, उसी तरह से कांग्रेस के राहुल गांधी को मूव मत करने दो, इसको धारा प्रवाह अपनी बात मत कहने दो, विधन डालते रहो, इसकी ट्रेन ऑफ थॉट को डिरेल करते रहो, क्योंकि उनको पता है कि इसका पुरजोर हमारे पे अटैक होगा और वो गन का बैरल जो है डिफ्लेक्ट करना चाहते हैं राहुल गांधी की। पर उसी दौरान राहुल गांधी ने छात्रों पे जो गोली चली उस पे आया और उसने कहा कि वेयर इज द होम मिनिस्टर। देखिए, ना प्रधानमंत्री, ना माननीय प्रधानमंत्री, ना माननीय गृह मंत्री चर्चा के पूरे दौरान नहीं आए, सदन में नहीं थे वो। ये अवमानना नहीं है क्या? ये पार्लियामेंट की अवमानना नहीं है क्या? That on an issue as crucial as examination for children, examination test for children, उसमें आप शिरकत नहीं कर रहे हो। लेकिन ये साफ जाहिर हो रहा है कि आप बाहर बैठे रिमोट कंट्रोल कर रहे हो कि क्या हो रहा है अंदर, किसको बोलने दिया जाएगा और किसको नहीं बोलने दिया जाएगा। देखिए, बात यह है कि जब ऐसी चर्चा होती है तो कुछ एक्सेसेस विपक्ष करता है, लेकिन उसके जवाब में अगर सत्तारूढ़ दल दुगनी एक्सेसेस करेगा तो सिस्टम चलेगा नहीं। और ये मान के चलते हैं कि विपक्ष टेक्स लिबर्टीज एट टाइम्स, लेकिन जो सत्तारूढ़ दल है उसके पास वो शख्सियत होनी चाहिए, वो व्यक्तित्व होना चाहिए, वो फराग दिली होनी चाहिए कि उन लिबर्टीज को एक्सेप्ट करे इन अ क्राइसिस सिचुएशन और विपक्ष को अपनी बात कहने दे। लेकिन हमने लगातार देखा है कि यह पार्टी विपक्ष को उसकी बात कहने देना नहीं चाहती, खासकर राहुल गांधी को नहीं कहने देना चाहती। अब इसमें हो सकता है कि राहुल गांधी का जो रवैया उनके प्रति टोटली डिसमिसिव, उसका एक रोल हो सकता है, तो टिट फॉर टैट वो कर रहे हैं। लेकिन टिट फॉर टैट जो होता है वो अच्छा नहीं होता किसी भी सत्तारूढ़ दल के लिए, और वो भी ऐसे मुद्दे पर अगर सत्तारूढ़ दल ऐसा लग रहा है कि कसेड है, इसको एक अपना साख का मुद्दा बना के चल रहा है, तो जो लोग सुनना चाह रहे थे, ये जो डिबेट हम और आप बात कर रहे थे कि पूरा जेन जी इस डिबेट पे कान लगा के बैठा होगा, तो मुझे तो उन पर तरस आ रहा है कि उनको क्या मिला इंतजार का, क्या कि न खुदा ही मिला न विसाले सनम, वो इधर के रहे ना उधर के रहे जी। और ये हमारे जेन जी का अगर ये मुस्तकबिल है तो उसका 90% ब्लेम सरकार पे जाएगा, भले ही वो जो मर्जी पैंतरे अपना ले। नहीं, आपने बिल्कुल ठीक कहा। मैं समझता हूं कि सरकार को खुले मन से चर्चा इस बात पे भी करानी चाहिए थी कि भाई छात्रों के ऊपर दमन हुआ तो उसको किस श्रेणी में रखा जाए, वो क्यों हुआ दमन, किसके आदेश पे हुआ,
क्या पुलिस इतनी आजाद है कि वो अपने हिसाब से तय कर सकती है कि वो दमन की कौन सी डिग्री का इस्तेमाल करे? देखिए, और एक मिनट पूरी बात कर लूं, बाद में चर्चा इस बात पे भी होनी चाहिए थी उस कानून के ऊपर जिसके बारे में हम लोगों ने कहा था कि एक एक जेनजी जो है ना, जेनजी पीढ़ी का एक एक बच्चा जो है उस कानून की होने वाली चर्चा को सुनेगा। दमन के ऊपर चर्चा विनोद जी इसलिए बहुत जरूरी थी कि इस दमन के बाद में जो 20 तारीख को हुआ था, उसके बाद सरकार ने दमन का एक नया तरीका इस्तेमाल किया है, जिसको मैं लो इंटेंसिटी रिप्रेशन बोल रहा हूं। जो वहां हुआ था वो हाई इंटेंसिटी रिप्रेशन था, लेकिन मतलब एक स्तर का हाई इंटेंसिटी रिप्रेशन था, लेकिन अब जो हो रहा है सारे देश में वो लो इंटेंसिटी रिप्रेशन है, जिसमें पुलिस वाले संघ परिवार के गुंडों के साथ मिलकर छात्रों और नौजवानों को जगह जगह पकड़कर धमका रहे हैं, पीट रहे हैं, उन्हें थाने में घसीटा जा रहा है, कहीं भी पकड़ के उनकी चाटेबाजी हो जाती है, कभी उनसे बाप का नाम पूछा जाने लगता है। बड़े पैमाने पर हो रहा है सब जगह, सोशल मीडिया पे इसके वीडियो वायरल हो रहे हैं। ये एक नया तरीका इन्होंने खोजा है, क्योंकि अब वो क्योंकि इस वाले को दमन को करने के चक्कर में हो गए हैं काफी बदनाम और कटघरे में खड़ा हुआ महसूस करते हैं। यहां तक कि किरण बेदी जैसी भारतीय जनता पार्टी की समर्थक महिला, पूर्व आईपीएस अफसर, उसने तक बयान दिया कि जब छात्रों के जुलूस के सामने पुलिस वाले जाएं तो उनके हाथ में बेटन या डंडे नहीं होने चाहिए, वो जरह बख्तर से लैस होना चाहिए, ढाल उनके हाथ में होनी चाहिए, अपने बचाव की औजार का बंदोबस्त होना चाहिए उनके पास, लेकिन डंडा नहीं होना चाहिए। डंडा अगर होगा तो वो उस काम को ठीक से नहीं कर पाएंगे। तो ये लो इंटेंसिटी रिप्रेशन का जो पूरे देश में इस वक्त माहौल चल रहा है, ये बड़ी गजब की चीज है। इससे कैसे निपटा जाएगा, ये विपक्ष को और जैन जी इन दोनों को सोचना पड़ेगा। विनोद जी। अबे जी ऐसा है कि जो आपने फरमाया, इट इज एज दैट टैक्टिक्स इज एज ओल्ड एज द हिल्स जी। हाई इंटेंसिटी यूज ऑफ फोर्स होता है टांग तोड़ने के लिए, लो इंटेंसिटी होता है हौसला तोड़ने के लिए, स्लो पॉइजनिंग दूसरे शब्दों में कह दो उसको। तो ये हमारे जो युवा छात्र हैं और जो हमारा विपक्ष है, उनके हौसले तोड़ना चाहते हैं। दे वॉन्ट टू ड्रैग दिस वॉर ऑफ एट्रिशन, कि वो थक जाए, विपक्ष थक जाए, थका दो उसको, थक के हार मान ले। लेकिन मैं नहीं समझता हूं कि इस मुद्दे पर थक के विपक्ष हार मानेगा और ना ये जवान लड़के, हमारी जो जेन जी है वो हार मानेगी। देखिए, ये जो अब आगे का क्या होगा, आगे क्या है, व्हाट नेक्स्ट फ्रॉम हियर। सरकार ने जो वादा किया था, पता नहीं, कल तक तो वो कह रहा था सौरभ दास की हमें लिख के अभी तक नहीं दिए जो प्रोमिसेस उन्होंने कहा कि हम केसेस विड्रॉ कर लेंगे, किसी इनोसेंट को नहीं इसमें इम्प्लीकेट करेंगे। देखिए, जहां पर कोई बड़ा अधिकारी जख्मी हुआ है वहां पर तो मुझे नहीं लगता कि जो भी आरोपी है उसको आसानी से निजात पाएगा वो। कि कोई भी सरकार जो होती है वो पुलिस में भी ये इंप्रेशन नहीं देना चाहेगी कि वो पक्षपात कर रही है छात्रों के पक्ष में, अगर जेन्युइन ऐसा कोई केस है तो। लेकिन अगर ट्रम्प्ड अप चार्जेस हैं तो उसका इस्तेमाल किया जा सकता है पुलिस अधिकारियों के जरिए, एफआईआर करवा के, आरोप पत्र लगवा के, दैट उसमें सबसे मिनिमल ऑफेंस होता है कि डिस्टरप्टिंग द वर्क ऑफ अ पब्लिक सर्वेंट ऑन ड्यूटी, और यूज ऑफ फोर्स तो और भी उसको ज्यादा संगीन बना देता है। लेकिन अनेकों ऐसे केस रजिस्टर हुए हैं और जगह जगह हुए हैं। और ये जो कॉकरोच जनता पार्टी है, क्या वो एक ओमनीबस कंट्री वाइड रोल अपनाने को तैयार है, या ये जो अभी एजिटेशन है वो छोटे छोटे टुकड़ों में इस काम करेगी, जैसा कि जंतर मंतर में भी था। जंतर मंतर में प्रमुख भूमिका मिल गई कॉकरोच जनता पार्टी को, मीडिया ग्लेयर में आ गया वो। लेकिन वहां पर जो वाम दलों के जो लोग थे, सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन उनका उन दलों का था, उन स्टूडेंट्स यूनियन का था। तो क्या वो अलग अलग तरीके से ये लड़ेंगे या एकजुट होकर लड़ेंगे?
जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जो पहले मैंने स्टूडेंट मूवमेंट देखी है, कुछ एक हम पार्ट भी रहे हैं, कि इसमें एकजुट हो जाना चाहिए, एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन बननी चाहिए और उसमें नुमाइंदे हों हर उस संस्थान के, हर उस यूथ बॉडी के जो उसकी मेंबर है, जो उसके नीचे बैठी है, क्योंकि अलग अलग होके अलग अलग से लड़ नहीं सकते, अपनी एनर्जी को डिसिपेट कर लेंगे, वो बड़ा जरूरी है। लेकिन अब देखना यह है कि जो बिल पास हुआ है और ये निंदन नीला खेनी की जो कमेटी बनाई है, इनका क्या है, मतलब इमीडिएट टर्म्स में इसका क्या 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 मिलेगा, क्या रिलीफ मिलेगा स्टूडेंट्स को? पैसे की तो कोई अनाउंसमेंट हुई नहीं अभी तक, कि जो 21 लोग मरे हैं उनको एक करोड़ रुपए की बात की थी सीजेपी ने कि इनको 1 करोड़ मिलना चाहिए, उसका कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। तो मैं समझता हूं कि अभी सारा मामला आधा अधूरा है और अगले हफ्ते से जो पार्लियामेंट है, जो जैसी कि उसकी शख्सियत है और जैसी कि उसकी आदत है कि इस मुद्दे के साथ तो रहेगी, लेकिन इट विल मूव टू अनदर इशू विच इज गोइंग टू बी चंदा चोरी, एथेनॉल का इशू है। तो इस पार्लियामेंट का एजेंडा क्राउडेड है और कुछ इश्यूज पे फोकस्ड अटेंशन चाहिए, पार्लियामेंट की भी, पॉलिटिकल क्लास की भी और स्टूडेंट्स की भी। और स्टूडेंट वो है नीट का परीक्षा वाला या ओवरऑल सिस्टम ऑफ एग्जामिनेशन सिस्टम फॉर एडमिशन टू हायर इंस्टीट्यूट्स ऑफ हायर लर्निंग। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये आपकी बात सही है। मेरा तो अंदाज ये है कि सरकार अपने किए हुए किसी भी वायदे पर खरी नहीं उतरेगी, किसी भी वायदे पर खरी नहीं उतरेगी। सभी जगह हीला वाला होगा, देरदार होगी और अंततः वो वायदे पूरे नहीं होंगे। तो इस तरीके से गेंद फिर से काकरोच जनता पार्टी के पाले में आ जाती है, गेंद फिर से राहुल गांधी के पाले में आ जाती है, गेंद फिर से गैर भाजपा संसदीय विपक्ष के पाले में आ जाती है। ये लोग इस गेंद को अब कैसे खेलेंगे? एक देखिए, आंदोलन राहुल जब गांधी एक को मुकाम पर, एक बात मैं कह दूं अभय जी हाँ आपको, जी, राहुल गांधी को एक बात सीखनी होगी कि किसी भी भाषण में ये इंश्योर करने के लिए कि अपनी बात पूरी कह सके, उसमें विघ्न ना पड़े, तो कुछ मुद्दे आपको बैकलोड करने होते हैं, फ्रंट लोड कुछ और मुद्दे करने होते हैं। जो एक्सेप्टेबल मुद्दे होते हैं, बायपिटिशन होते हैं, उनको फ्रंट लोड कर दो, शुरू शुरू में भूमिका बनाते बनाते टहलते टहलते असली मुद्दों पे आ जाओ। अब असली मुद्दा इसमें ये था कि संघ का जो जकड़ा हुआ है सिस्टम को, उसमें जब उसने बोलना शुरू किया, उस जगह वाइस चांसलर सारे ये लगाते हैं नॉल, तो सारी मतलब उस वक्त साफ जाहिर हो गया कि ये अब चलने देंगे। और उस वक्त चेयर भी बड़ी अनकंफर्टेबल चेहरे के भाव से, मैंने आपसे पिछले वीडियो में कहा ही था कि जैसे ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का वो नाम लेंगे, वैसे ही ओम बिरला साहब और बीजेपी वाले मिलके वो चलने नहीं देंगे, उसी वक्त सदन रुक जाएगा। देखिए, एकदम तो नहीं किया उन्होंने, लेकिन वही मतलब उस दिशा में निकल लिए वो। तो इसलिए फ्रंट लोडिंग एंड बैक लोडिंग इंपॉर्टेंट है। और दूसरा, राहुल गांधी को हमारी अनसॉलिसिटेड एडवाइस है कि देखिए, भाषण आपका स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए। You know, your speech in parliament cannot be as if you're taking a walk in the park. Meandering speech नहीं होनी चाहिए, फोकस्ड बुलेट फॉर्मेट, टक 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 टक। जैसा कि अब मैं दोनों भाई बहनों में कोई कंपटीशन नहीं क्रिएट कर रहा, लेकिन अपनी बात विस्तार से, सरल तरीके से और शार्पली कह देती है प्रियंका गांधी। और मैं समझता हूं कि शायद वो जान के हस्तक्षेप नहीं करती राहुल के कार्य करने की स्टाइल में, लेकिन जैसा भी है, वो उसकी स्पीच कैसे देता है वो अलग विषय है। आज का विषय ये था कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन को आपने इतने अहम मुद्दे पर अपनी पूरी बात नहीं कहने दी, क्योंकि जो मुद्दे वो रेज कर रहा था, जो इश्यू रेज कर रहा था, वो आपके गले के नीचे नहीं उतर रहे थे। और कोई भी कह रहा होता तो आपके गले के नीचे नहीं उतर रहे थे। आप नेहरू को गाली दे सकते हो, लेकिन इतनी मोटी किताब लाने की क्या जरूरत थी? मानी, एक तो हमारे जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर है, वो
इतने उत्सुक हो जाते हैं कि वो फट से भाला लेके खड़े हो जाते हैं। शायद उनको डर है कि मेरे से मंत्रालय न छिन जाए, क्योंकि अगर थोड़ी सी बात भी जो उनके पेट्रन्स हैं पार्टी में उनके बारे में होती है तो एकदम से वो विचलित होकर खड़े हो जाते हैं और एकदम से माफी मांगते हैं, माफी मांगो। मैं समझता हूं कि एक सेशन में कम से कम 100 बार वो बोलते होंगे माफी, विपक्ष को माफी मांगनी चाहिए। अब ये बताइए मुझे, इतना आसान होता है विपक्ष का माफी मांगना क्या? क्या किसी ने भी, किसी भी बड़ी शख्सियत ने सरकार की एक बार भी खेद व्यक्त किया है क्या? जो स्टूडेंट्स के साथ हुआ, खेद व्यक्त, रिग्रेट, आई एम नॉट इवन टॉकिंग अबाउट अपॉलॉजी। तो इसलिए बड़ी नीरस सी बहस थी और मैं समझता हूं कि इसमें पॉलिटिकल पार्टी की भी गलती है कि कई मुद्दे ऐसे होते हैं हमारे हम अपने देश में विविधता की बात करते हैं, हमारे पार्लियामेंट में ऐसे लोग हैं जो कई मुद्दों पे बड़े प्रखर तरीके से बोल सकते हैं, मिसाल के तौर पे एजुकेशन के सिस्टम पे, लेकिन उनको जिस तरह से आपको अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए थी, स्पेस देनी चाहिए थी, वो नहीं दी गई और वहां पर पॉलिटिकल पार्टीज की अपनी गलतियां। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं। मेरे ख्याल से आपने जितनी भी बातें कही हैं सब बातें जायज़ हैं और विपक्ष को उन बातों से सीखना चाहिए। और लेकिन मुझे एक बात तो लगती है विनोद जी, कि छात्रों पर जो दमन का प्रश्न है, जिस बेदर्दी के साथ में दमन हुआ, जब एक वीडियो निकल के आ रहे हैं, इसमें एक वीडियो देखा, उसमें एक पुलिस वाला एक छात्र को दबोचे हुए, एक दूसरा उसको दबोचे हुए है और लगातार उसकी पसलियों में मार रहे हैं और ये भी कह रहे हैं भागन न दूंगा, भागन न दूंगा, भागन न दूंगा। मतलब इस तरह की जो इतनी, जिसे कहते हैं कि तय करके आए हों कि आज कुछ बर्बरता करके दिखानी है। कम से कम ये निर्देश तो थे ही कि ऐसा करो जिससे ये लोग बुरी तरह घबरा जाएं, डर जाएं और दोबारा फिर कभी वहां लौट के ना आए। अच्छा, वो सब उनकी बर्बरता बेकार रही, लोग जमे रहे और उन्होंने आखिर तक जो है वो सब कुछ किया। तो इस प्रश्न को अगर देश के सामने नहीं रखा जाएगा और गृह मंत्री को उसके लिए जिम्मेदार नहीं बनाया जाएगा तो अभी कैसे काम चलेगा भाई? गृह मंत्री वहां बैठे, ये देखो, ये तो ऐसा है नहीं कि अगली बार जब सदन में आएंगे तो जरूर ये फिर उठेगा सवाल जी। अब जब भी आएंगे तो इस बार नहीं आया इस चर्चा में, अगली चर्चा में आएंगे फिर उठेगा। भाई जब एथेनॉल का जो इस्तेमाल हुआ है, देखिए द कॉन्सेप्ट ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी कैबिनेट सिस्टम ऑफ गवर्नेंस में है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उस लिहाज से तो सबकी बनती है और प्रधानमंत्री की ज्यादा बनती है एज फर्स्ट अमंग्स द इक्वल, और उसके बाद अमित शाह जी की बनती है एज इफेक्टिव नंबर 2 तो मोदी जी, भाई मोदी जी की इन्फेंट्री इस लड़ाई में नदारद थी। ये जो आज बहस हुई है उसको लड़ाई माने तो ये इन्फेंट्री नदारद थी, और इन्फेंट्री नदारद इसलिए थी क्योंकि वह माननीय गृह मंत्री नहीं थे। भाई मेन बैटल टैंक ऑफ मिस्टर मोदी दी ऑनरेबल होम मिनिस्टर, वो तो जगह जगह खड़े होके प्रधानमंत्री की सरकार की पैरवी करते हैं, लेकिन इस बार उनपे अटैक व्यक्तिगत था और इसलिए शायद वो नहीं आए, और शायद वो उनको इसलिए भी नहीं आए कि हो सकता है कि उनके चेहरे के एक्सप्रेशन कुछ बेट्रे कर दे उनकी वीकनेस या उनकी चिंता, इसलिए भी कई बार पॉलिटिशियन गुल हो जाते हैं ताकि जब आए तो हंसते मुस्कुराते हुए नजर आए, बेपरवाह नजर आए। उनके पास तो अब कोई जो उनके पास जो विकल्प है वो मैं आपके सामने रख देता हूं। एक तो विकल्प है वो कह सकते हैं कि अब कोई दमन नहीं हुआ, ये सब बेकार की बातें हैं, वो लोग सब राष्ट्र विरोधी हरकतें कर रहे थे। हमने छात्रों का जो नीट का पेपर लीक हुआ था, हमने उसको नीट को इम्तिहान को दोबारा करा दिया, हमने देखिए ये कमेटी बना दी। वो तो बोले, उनके दूसरे लोग बोल ही रहे, यही सब बातें बोले। और आप ये जो राष्ट्र विरोधी कार्रवाई थी, देश विरोधी नारेबाजी हो रही थी, इन सबको तो दुरुस्त करना चाहिए था। जो हुआ जी ऐसा है कि चेन ऑफ कमांड होती है एक, नेशनल कैपिटल टेरिटरी जो दिल्ली है, इसमें चेन ऑफ कमांड क्या है? प्राइम मिनिस्टर को छोड़िए, वो तो सबकी जगह है, होम मिनिस्टर, लेफ्टिनेंट गवर्नर और पुलिस कमिश्नर, इन दैट ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर के मामले में। तो जवाबदेही तो बनती है भाई, बिल्कुल बनती है, भले ही ऑर्डर दिया हो या ना दिया हो।
राहुल गांधी ने बोला था कि प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल। उन्होंने he put pellets in the bodies, he ordered the bullets to be fired, मतलब he meant pellets, you know, actually। तो कि उन्होंने ऑर्डर दिया है, और उसके बाद पूछा गया बाहर कि वो कह रहे हैं माफी मांग रहे हैं, आपने आरोप लगाया है, कहाँ आपके पास लिखे हुए ऑर्डर? ऐसे कोई ऑर्डर लिखे हुए तो नहीं होते कि गोली चला दो, वही वर्बल इंस्ट्रक्शंस होती है। पर उसने कहा अगर उन्होंने ऑर्डर दिया है तो उनकी कल्पेबिलिटी है, अगर ऑर्डर नहीं दिया तो उनकी इनकॉम्पिटेंस है। बिल्कुल ठीक कहा। तो उसने ये बात कही। तो मैं समझता हूं कि जिस तरह से चर्चा विस्तृत तौर पे होनी चाहिए थी ऐसे अहम मुद्दे पर, वो हमारी पार्लियामेंट हैज, पीपल आर फीलिंग लेट डाउन बाय द वे द पार्लियामेंटेरियंस हैव डिबेटेड दिस इशू। और दूसरा अंततोगत्वा इसमें से निष्कर्ष क्या निकलेगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन अच्छा नहीं हुआ जो भी हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी। अभी तो ये मसला चलेगा, राहुल गांधी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, उससे भी बात निकल के आएगी कि वो क्या कहना चाहते हैं। कल फिर चर्चा करेंगे, कल फिर इसके ऊपर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, हैव अ डबल ड्रिंक।